तो चलिए बच्चों, आज का इस वीडियो में 9 क्लास का चैप्टर नंबर 2 साइंस को चालू करने वाले हैं। क्या हमारे पाठ का नाम है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। ठीक है, तो इसका हम आज करने वाले हैं अभ्यास। ठीक है, तो अभ्यास में पहला सवाल है, निम्नलिखित को पृथक करने के लिए आप किन विधियों को अपनाएंगे। ठीक है, तो इसमें से बहुत सारा मिश्रण दे दिया है, उसको हम अलग करने के लिए, पृथक का मतलब क्या, अलग करना, अलग करने के लिए किस प्रकार से कौन कौन सा विधि को हम इस्तेमाल करेंगे उसको हम लोग को बताना है। तो चलिए चालू करते हैं। पहला नंबर है, तो सबसे पहला नंबर में है सोडियम क्लोराइड को जल के विलयन से पृथक करने में, यानी कि सोडियम क्लोराइड को पानी से अलग करने के लिए कौन सा विधि का इस्तेमाल करेंगे, तो उसका सही आंसर है वाष्पीकरण विधि से। ठीक है, तो अगला सवाल है, अमोनियम क्लोराइड को सोडियम क्लोराइड तथा अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण से पृथक करने में, तो ये जो मिश्रण है इस सब का मिश्रण को हम किस विधि से अलग कर सकते हैं, ऊर्ध्वापातन विधि से अलग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे, सी नंबर सवाल, धातु के छोटे टुकड़े को कार के इंजन ऑयल से पृथक करने में, यानी कि धातु का जो टुकड़ा है उसको हम कार का इंजन ऑयल से कैसे अलग कर सकते हैं, तो उसको छानने की विधि से अलग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे, सवाल नंबर डी, समझ में आ रहा है। चलिए, दही से मक्खन निकालने के लिए, दही से मक्खन निकालने के लिए हम किस विधि का इस्तेमाल कर सकते हैं, अपकेंद्रन विधि से, अपकेंद्रन विधि से हम क्या कर सकते हैं, दही से मक्खन निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, जल से तेल निकालने के लिए, तो जल से तेल निकालने के लिए हम कौन सा विधि का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उस विधि का नाम है कीप पृथक्करण विधि से, यानी कीप पृथक्करण विधि से क्या कर सकते हैं हम लोग, जल और पानी को अलग कर सकते हैं। ठीक है, एफ नंबर है, चाय से चाय की पत्ती को पृथक करने में, तो चाय से चाय पत्ती को हम कैसे अलग कर सकते हैं, छानने की विधि से। ठीक है, छानने की विधि से चाय और चाय पत्ती को अलग कर सकते हैं। अगला सवाल जी नंबर है, बालू से लोहे की पीनों को पृथक करने में, यानी कि बालू से लोहा का पिन को हम किस प्रकार से अलग कर सकते हैं, तो उसका सही विधि है अलग करने का चुंबकीय पृथक्करण विधि से। ठीक है, तो चुंबक के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, लोहा का जो पिन सब आपका बालू में गिरा हुआ है उसको हम क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। तो एच नंबर है, भूसे से गेहूं के दानों को पृथक करने में, यानी भूसे से हम गेहूं के दानों को कौन सा विधि से अलग कर सकते हैं, ओसाई विधि से। ठीक है, ओसाई विधि से हम क्या कर सकते हैं, गेहूं के दाना और भूसे को क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो अगला है, अगला सवाल है आई नंबर, पानी में तैरते हुए महीन मिट्टी के कण को पानी से अलग करने के लिए कौन सा विधि का इस्तेमाल करते हैं, छोटे छोटे कण जो पानी में तैरते होते हैं उस कण को पानी से अलग करने के लिए हम कौन सा विधि इस्तेमाल करेंगे, निथरने की क्रिया के द्वारा। ठीक है, तो निथरने की क्रिया के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, पानी में से छोटे छोटे मिट्टी के कण को अलग कर सकते हैं। अगला सवाल है, पुष्प की पंखुड़ियों के निचोड़ से विभिन्न रंजकों को पृथक करने में, यानी कि फूल का जो पंखुड़ी है, पंखुड़ी से उसका रंगों को अलग करने के लिए कौन सा विधि का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, फूल का पंखुड़ी से उसका रंगों को अलग करने के लिए कौन सा विधि का इस्तेमाल करते हैं, क्रोमेटोग्राफी विधि से, यानी क्रोमेटोग्राफी विधि से हम क्या करते हैं, फूल और फूल का जो रंग है उसको अलग करते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, तो चलिए अगला सवाल चालू करते हैं। सवाल नंबर 2, चाय तैयार करने के लिए आप किन किन चरणों का प्रयोग करेंगे। ठीक है, चाय तैयार करने के लिए किन किन चरणों का प्रयोग करेंगे, तो पहला है विलयन, दूसरा है विलायक, तीसरा है विलेय और चौथा है घुलना, घुलना और अगला है घुलनशील और उससे आगे है अघुलनशील और घुले, उसके बाद उससे आगे है तथा अवशेष शब्दों का प्रयोग करें, यानी कि चाय को तैयार करने के लिए जो यहाँ पे शब्द दिया है इस शब्द को इस्तेमाल करके चाय किस प्रकार से हम तैयार कर सकते हैं उसको हम लोग को बताना है। ठीक है, तो चलिए आंसर में हम बताते हैं किस प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं इसको, तो देखते हैं आंसर।
चाय तैयार करने के चरण, चरण मतलब अलग अलग जो स्टेप है उसको हम यहाँ पे देखेंगे। चलिए, पहला है एक बर्तन में पहले पानी, पानी को हम क्या बोल सकते हैं, विलायक लेंगे। सेकेंड नंबर है गर्म करने के बाद चाय पत्ती, चाय पत्ती को हम क्या बोलेंगे, विले, और चीनी, चीनी को भी क्या बोलेंगे, विले डालेंगे। ठीक है, तो पानी को गर्म करने के बाद क्या डालेंगे, चाय पत्ती और चीनी डालेंगे। तीसरा जो चरण है, स्टेप है, उसमें क्या करेंगे, चीनी, चीनी पानी में घुलनशील है। ठीक है, यानी कि चीनी क्या होगा, पानी में घुल जाएगा। इस शब्द का भी इस्तेमाल हो चुका, घुले जाएगा। तो पानी, चीनी पानी में घुलनशील है, इसलिए क्या हो जाएगा, घुल जाएगा। ठीक है, तो घुले का भी हम यहाँ बात कर लिए। ठीक है, तो पानी में घुल जाएगा चीनी। नेक्स्ट है चौथा नंबर, अघुलनशील अघुलनशील पदार्थ चाय की पत्ती को छानकर बाहर निकाल देंगे। ठीक है, तो जो चाय का पत्ती जो है उसको क्या कर देंगे, छान के बाहर निकाल देंगे। 5 नंबर है छान कर निकाला गया अवशेष को बाहर फेंक देंगे। तो देखिए, जो छान के जो बाहर निकालते हैं अवशेष, यानी चाय का जो पत्ता है उसको बाहर निकालते हैं, उसको क्या करते हैं, छान के फेंक देते हैं। तो ये यहाँ पे जो शब्द का इस्तेमाल किया गया है चाय को तैयार करने के लिए, सारे शब्द का इस्तेमाल यहाँ करके चाय को क्या किया गया है, तैयार किया गया है। तो आप बढ़िया से इसको एक बार अच्छे से देखें। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, सवाल नंबर 3 है। तो सवाल नंबर 3 देखते हैं। प्रज्ञा ने 3 अलग अलग पदार्थों की घुलनशीलताओं को विभिन्न तापमान पर जांचा तथा नीचे दिए गए आंकड़ों को प्राप्त किया। प्राप्त हुए परिणामों को 100 ग्राम जल में विले पदार्थ की मात्रा जो संतृप्त विलयन बनाने हेतु प्राप्त है, निम्नलिखित तालिका को दर्शाया गया है। तो देखिए कौन सा तालिका दर्शाया गया है। तो देखिए ये जो तालिका है, ये तालिका दर्शाया गया है। ठीक है, तो आप देखिए, पहले तो पोटेशियम नाइट्रेट है और दूसरा में सोडियम क्लोराइड है, चौथा में क्या है, पोटेशियम क्लोराइड, और चौथा नंबर में है अमोनियम क्लोराइड। तो इस प्रकार से 4 जो अलग अलग आपको पदार्थ दिया है, इस पदार्थ का अलग अलग तापमान देखिए, 283, 293, और इस सब प्रकार से 313 और 333, 353, इस प्रकार से अलग अलग तापमान पर इसका क्या, पदार्थ का घुलनशीलता को दिखाया गया है। ठीक है, तो चलिए हम इसमें क्या करेंगे, पहला नंबर सवाल को देखते हैं। पहला नंबर सवाल है 50 ग्राम जल में 313 केल्विन पर पोटेशियम नाइट्रेट के संतृप्त विलयन को प्राप्त करने हेतु कितने ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट की आवश्यकता होगी। देखिए यहाँ पे जो तालिका दिया हुआ है, यहाँ पे इस सब के सब 100 ग्राम जल के लिए यहाँ पे क्या किया गया है, बनाया गया है। तो हम लोग को बोल रहा है 50 ग्राम जल में, ठीक है, पोटेशियम नाइट्रेट तापमान कितना होगा, 313 केल्विन, उसमें कितना घुल सकता है। ठीक है, तो देखिए, तो पोटेशियम नाइट्रेट ई लाइन में देखिए यहाँ पे है, तो पोटेशियम नाइट्रेट देखिए आपका 313 केल्विन में 62 ग्राम 100 ग्राम जल में घुल रहा है। कितना ग्राम जल में घुल रहा है, 100 ग्राम जल में घुल रहा है। 100 ग्राम जल में कितना घुल रहा है, 62 ग्राम। ठीक है, तो अगर मानते हैं क्या करेंगे, 100 का आधा कर देते हैं तो कितना आता है, 100 का आधा करेंगे तो कितना होगा, 100 का आधा करेंगे तो कितना होगा, 50, यानी 50 ग्राम जल में कितना घुलेगा बोल के हम कैसे पता कर सकते हैं। तो 100 ग्राम में अगर क्या हो रहा है, 62 घुल रहा है, 62 ग्राम घुल रहा है, तो 50 ग्राम में कितना घुलेगा, ठीक इसका आधा हो जाएगा। यानी कि 100 का आधा कितना होता है, 50, इसलिए इसका भी आधा हो जाएगा। 62 का भी आधा करेंगे तो कितना होगा, तो 62 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 31 ग्राम। समझ में आ रहा है। ठीक है, तो अगर 100 में अगर 62 ग्राम घुलता है तो 50 में कितना घुलेगा, 62 का आधा,
62 का आधा कितना होता है 31 ग्राम, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ये जो आपका ए नंबर का सही आंसर कितना हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा 31 ग्राम। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए एक नंबर सवाल का तो आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, और 2 नंबर सवाल जो बी नंबर है उसको देखते हैं। प्रज्ञा 353 केल्विन पर पोटेशियम क्लोराइड का एक संतृप्त विलयन तैयार करती है और विलयन को कमरे के तापमान पर ठंडा होने के लिए छोड़ देती है। जब विलयन ठंडा होगा तो वह क्या आलोकित करेगी, ठीक है, आलोकित करेगी, स्पष्ट करें। तो जो प्रज्ञा है वो 353 केल्विन पर पोटेशियम क्लोराइड को क्या किया है, ठंडा होने के लिए छोड़ दिया है, तो उसका क्या बन जाएगा उसको हम लोग को बताना है। तो देखिए आंसर है जब विलयन ठंडा होगा तो विलयन का घुलनशीलता कम हो जाएगा। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा कि पोटेशियम क्लोराइड जब हम लोग का ठंडा हो जाएगा तो उसका घुलनशीलता क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? इसका आंसर हो गया बी नंबर का। आप सी नंबर को देखते हैं। सी नंबर में है 293 यानी 293 केल्विन पर प्रत्येक लवण की घुलनशीलता का परिकलन करें। इस तापमान पर कौन सा लवण सबसे अधिक घुलनशील होगा। तो जो आपको चार्ट दिया है उस चार्ट के हिसाब से देखिए, ध्यान दीजिएगा, आपका जितना भी घुलनशील है उसको हम लोग लिखना है कितना पे, 293 केल्विन पर जो जो आपको दिया हुआ है घुलनशीलता उसको हम लोग क्या करना है, लिखना है। तो चलिए देखिए ध्यान दीजिएगा, हाँ, तो इसका आंसर है पहला नंबर में है पोटेशियम नाइट्रेट, कितना प्रतिशत घुलनशील दिया हुआ है, 32 ग्राम। और दूसरा जो है आपका सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड का कितना घुलनशीलता दिया है, 36 ग्राम। और चौथा में है, सॉरी तीसरा में है पोटेशियम क्लोराइड, उसका घुलनशीलता कितना दिया है, 35 ग्राम। और अमोनियम क्लोराइड जिसका घुलनशीलता कितना दिया है, चार्ट में ऊपर का जो चार्ट दिया है उसमें इस प्रकार से दिया है, तो अमोनियम क्लोराइड का कितना दिया है, 37 ग्राम। ठीक है, तो सबसे ज्यादा इसमें से कौन सा है, सबसे ज्यादा घुलनशीलता 293 केल्विन का ये घुलनशीलता सब है आपका। तो इस घुलनशीलता में सबसे अधिक घुलनशीलता कौन सा है, देखिए सबसे अधिक कौन है, अमोनियम क्लोराइड का घुलनशीलता सबसे अधिक है, कितना, 37 ग्राम। तो लिखेंगे नीचे में, अतः अमोनियम क्लोराइड का घुलनशीलता सबसे अधिक होगा। समझ आ गया? चलिए आगे का सवाल देखते हैं हम लोग। तो अगला सवाल है डी नंबर, तापमान में परिवर्तन से लवण की घुलनशीलता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो तापमान के ऊपर में जो लवण का घुलनशीलता के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, तो आंसर है तापमान बढ़ाने पर लवण की घुलनशीलता बढ़ जाएगा। ठीक है, लवण किसको बोलेंगे, जैसे कि आप मानते हैं आप पानी में अगर चीनी को डाल रहे हैं तो चीनी क्या हो जाएगा, चीनी एक लवण हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो लवण का घुलनशीलता कब बढ़ता है, जब हम तापमान बढ़ा देते हैं तो क्या होता है, लवण का घुलनशीलता भी बढ़ जाता है। समझ में आ रहा है? चलिए तो इस वीडियो में यहीं तक, पार्ट 2 में हम क्या करेंगे, अगला का जो क्वेश्चन है उसको कवर करेंगे।